So, gentlemen, welcome back for the third and last session for today, training number 3 for OSHA 30 hours general industry. अभी हमारा जो टॉपिक है दैट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है। ओशा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को कैसे डिफाइन करती है और इसको कब यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। लेसन का पर्पस क्या है हमारा। पीपीई सर्व्स एज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट वर्कप्लेस हैजर्ड्स। चूंकि बीइंग प्रोफेशनल हमारी ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ना सिर्फ हैजर्डियस सिचुएशन या हैजर्ड्स या रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई करें, बल्कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी मेजर्स लें। तो डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स यूज होती हैं कंट्रोल मेजर्स के लिए। लाइक एक हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर्स है, जिसमें एक ऑप्शन आपके पास ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का भी होता है। So, proper use of PPE can significantly reduce the risk of injury or illness. इसलिए ज़रूरी है इसको अंडरस्टैंड करना। ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात कर लें तो हम अंडरस्टैंड करेंगे इम्पोर्टेंस को, और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पीपीई हमारी वर्क साइट्स के अंदर यूज होते हैं, उसमें इंक्लूडिंग ऑल इंडस्ट्रीज, चाहे वो जनरल इंडस्ट्री है आपकी, जिसमें आपका कोई भी सेक्टर है, उसमें तमाम में इस ये कॉमन जो टाइप्स हैं पीपीईज की जो हम डिस्कस करेंगे वो मौजूद होती हैं। इसी तरह जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज एन एम्प्लॉयर, आपकी इसमें क्या रोल होता है, या एम्प्लॉयर के तौर पे या एक रिस्पॉन्सिबल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल के तौर पे अपनी वर्क साइट के आपका मेनली रोल क्या है। तो अगर हम बात कर लें जी कि ओशा जो है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को डिफाइन कैसे करती है, तो ओशा कहती है जी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज इक्विपमेंट वांट टू मिनिमाइज एक्सपोजर टू ए वैरायटी ऑफ हैजर्ड्स। ठीक है। और डिफरेंट किस्म के हैजर्ड्स हैं, उनकी हम बात भी करते हैं कि ये किस तरह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम इसको कहें कि जी व्हेन वी हैव टू यूज दैट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो ओशा कहती है कि आपके पास हेल्थ एंड सेफ्टी की मैनेजमेंट के लिए जो आप कंट्रोल मेजर्स करते हैं अपनी रिस्क असेसमेंट करने के बाद, तो उसमें जो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास होता है एलिमिनेशन का, कि आप हैजर्ड्स को ऑल टुगेदर एलिमिनेट कर दें। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है सब्स्टिट्यूट करने का। अगर आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे उस हैजर्ड को, तो उसको सब्स्टिट्यूट करें, मतलब जो ज़्यादा हैजर्डियस जो सिचुएशन है उससे अगर कम हैजर्डियस वाला कोई आइटम आप यूज़ कर सकते हैं तो सब्स्टिट्यूट कर लें। थर्ड ऑप्शन होता है आपके पास इंजीनियरिंग कंट्रोल का, कि अगर आप कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसके अंदर, आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, डिज़ाइन के अंदर, और उससे उस मशीन की या उस हेजर्डियस सिचुएशन की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उससे प्रोटेक्शन इंश्योर कर सकते हैं, तो आपको फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग कंट्रोल से भी नहीं उसको प्रोटेक्ट कर पा रहे, रिस्क कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का यूज़ करना चाहिए, जिसमें ट्रेनिंग्स हैं, प्रोसीजरल कंट्रोल्स हैं, या वार्निंग साइंस हैं, ये अवेयरनेस है, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है। लेकिन जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन होता है दैट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का, और ये बड़ी इफेक्टिव मतलब है कि इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमारी वर्क साइट्स के ऊपर वर्कर्स यूज करते हैं, और हेल्थ एंड सेफ्टी के रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन्स होते हैं, ना सिर्फ उनको इन पीपीईज की कंप्लीट जो अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए, इनकी टाइप्स का पता होना चाहिए, और इनके बारे में एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ओशा के स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स क्या है, इसका कंप्लीट नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर हम बात कर लें इनकी टाइप्स की, तो ये बेसिकली जो इक्विपमेंट्स होते हैं ये हमारे पूरी बॉडी को कवर करते हैं। ये हमारे आई एंड फेस प्रोटेक्शन से स्टार्ट होते हैं, हेड प्रोटेक्शन भी है, लेग एंड फुट प्रोटेक्शन भी है इसमें, हैंड एंड आर्म प्रोटेक्शन भी है, हियरिंग प्रोटेक्शन भी है, बॉडी प्रोटेक्शन भी है, और रेस्पिरेटर्स भी हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट्स को यूज किया जाता है इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है जी। रेस्पिरेटर्स क्या है? रेस्पायरेटर्स ये ब्रीदिंग ऑपरेटर्स होते हैं, कि जो आपको किसी कंफाइंड स्पेस में अगर आप वर्क कर रहे हैं, कोई कंफाइंड स्पेस का आगे टॉपिक भी है हमारा, थोड़ा सा मैं ये आपको ब्रीफ भी कर देता हूँ। ऐसी स्पेस जो इनक्लोज्ड होती है, मसलन ये जो आपके अंडरग्राउंड जो गटर्स होते हैं, ठीक है ना,
जो सीवरेज के सिस्टम बने होते हैं आपके अंडरग्राउंड। अब ओके। उस कन्फाइंड स्पेस की बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि उसकी एंट्री जो है बड़ी लिमिटेड होती है, बड़ी शॉर्ट सी होती है, लेकिन उसके नीचे जो है ना बहुत बड़ी वाइड स्पेस होती है। ठीक है ना, बड़े बड़े साइलोसिस हैं। जैसे ये टैंकर नहीं होते जो ऑयल आपका जो है वो मतलब मूव करते हैं ऑयल डिपो से पेट्रोल पंपों तक लेके आते हैं। ये भी आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं, इनके ऊपर एक ओपनिंग होती है छोटी सी, बस वो मतलब एक ढक्कन सा होता है, या फिर वो पाइप लगे होते हैं जहाँ से उनको उन्होंने ड्रेन करना होता है, अदरवाइज बाकी सारा पोर्शन उसका बंद होता है। तो ऐसी कोई भी स्पेस जिसकी एंट्री बड़ी लिमिटेड होती है और नीचे बड़ा पेट होता है उसका, उसको हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। तो कन्फाइंड स्पेस के अंदर जब आप काम करने के लिए जाते हैं ना, तो उसमें मल्टीपल किस्म के हैजर्ड्स होते हैं, मतलब मुख्तलिफ किस्म की गैसेस हो सकती हैं, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है वहाँ पे। तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए फिर आप रेस्पिरेटर्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम ब्रीदिंग ऑपरेटर्स कहते हैं। मतलब आप उसमें ऑक्सीजन का सर सिलेंडर। वो साथ में सिलेंडर्स भी होंगे, जी बिल्कुल बिल्कुल। ऑक्सीजन डिपेंडेंट वगैरह। अपॉन दी सिचुएशन, जब आप असेसमेंट करते हैं ना अपनी कन्फाइंड स्पेस की, सो देन यू कम टू नो के वेदर यू रिक्वायर स्टैंडर्ड रेस्पिरेटर्स और सिंपल डस्ट मास्क भी होते हैं। रेस्पिरेटर मतलब आम जो, जैसे हम डस्ट को कंट्रोल करने के लिए मास्क वगैरह पहनते हैं अपने चेहरे पे, तो वो भी रेस्पिरेटर्स होते हैं बेसिकली। लेकिन चूंकि ये स्पेसिफिक जो ब्रीदिंग के साथ इनका कनेक्शन होता है, तो इसलिए कन्फाइंड स्पेस की जब भी कोई उसके अंदर कोई एक्टिविटी होनी होती है, तो उसकी प्रॉपर एक पूरा प्रोसीजर मौजूद होता है, और उसकी असेसमेंट होती है, उसके लिए इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान इन प्लेस होते हैं, उसकी सुपरविजन प्रॉपर होती है, उसका जो वर्क ऑर्डर होता है, यानी जिसको हम जो मतलब है कि प्रॉपर उसका बना होता है, तब वो अलाउ होती है एक्टिविटी, उसके अलावा अलाउ नहीं होती। और हेल्थ एंड सेफ्टी के लोग ये इस इन चीज़ों को इंश्योर करते हैं। ठीक है ना। तो अब हम वन बाय वन इन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की बात कर लेते हैं। जैसे ये हैंड एंड आर्म प्रोटेक्शन है, ये क्या करते हैं और किस तरह आपकी मतलब है कि आपकी प्रोटेक्शन को इंश्योर करते हैं। ये बेसिकली हैंड एंड आर्म प्रोटेक्शन आपको जो हार्मफुल किस्म के सब्सटेंसेस होते हैं जो आपकी स्किन के साथ जिनका कांटेक्ट हो सकता है, इससे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना। आपको स्पेसिफिक हैजर्ड से बचने के लिए स्पेसिफिक पीपी मतलब हैंड ग्लव्स जो होते हैं वो यूज करना पड़ता है। ये ग्लव्स वगैरह आप देखें, अगर आपने एक किसी हॉट सरफेस को टच करना है, तो उसके लिए वो जो न्यूप्रीन के ग्लव्स होते हैं वो तो नहीं पहनेंगे ना, वो तो गल जाएंगे उधर अगर आप किसी हॉट सरफेस को, तो स्पेसिफिक जिस किस्म का हैजर्ड होगा ना, उस हिसाब, आप जिस तरह इलेक्ट्रिकल वर्क आप कर रहे हैं, तो वहां पे अगर आपने ग्लव्स पहनने हैं तो इंसुलेटेड ग्लव्स पहनेंगे। वहां पे आप नॉन इंसुलेटेड या कंडक्टिंग किस्म के ग्लव्स नहीं यूज करेंगे। तो स्पेसिफिक हैजर्ड के लिए स्पेसिफिक हैंड आर्म प्रोटेक्शन के लिए जो ग्लव्स हैं ये यूज किए जाते हैं। तो आप अपने जब भी पीपीई का यूज करेंगे, आशा कहती है कि आप उसको बिफोर यूज उसको इंस्पेक्ट करेंगे, विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे। और इसकी फिटनेस, मतलब अगर आपके हाथ पे अगर आपने ग्लव पहनना है, तो आपने ये चेक करना है कि वो आपके हाथ पे प्रॉपर फिट हो। फिटनेस को भी चेक करना जरूरी है। इसी तरह अगर हम आई प्रोटेक्शन की बात कर लें, तो आई में बेसिकली ये किस मतलब है कि ये जो आपकी आईज हैं और ये जो फेस की इंजरीज होती हैं, इनकी प्रोटेक्शन के लिए ये वाले प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज होते हैं। इनमें मतलब है कि और ओशा ये कहती है कि ये जो भी आई और फेस प्रोटेक्शन के लिए, आगे हम ये मतलब इनकी कैटेगराइजेशन भी करेंगे, इनकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, आई एंड फेस प्रोटेक्शन के लिए किस किस्म के प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं। इसी तरह हेड प्रोटेक्शन आपकी हेड इंजरी को सेव करने के लिए होते हैं। इस तरह बॉडी प्रोटेक्शन, आप बॉडी के ऊपर आपका चेस्ट है, आपकी लेग्स हैं, इनको सेव करने के लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज होते हैं। इसी तरह लेग और फुट प्रोटेक्शन के लिए भी इक्विपमेंट्स हैं, रेस्पिरेटर्स हैं। जैसे कोई ऑक्सीजन की कमी हो गई है, उसकी सेफ्टी के लिए मतलब है कि यूज़ किया जाता है। अब हम अगर बात कर लें कि आई प्रोटेक्शन की, बेसिकली आई प्रोटेक्शन किस चीज़ से आपको चाहिए और किस किस्म के इक्विपमेंट ओशा के मतलब स्टैंडर्ड्स में यूज़ किए जाते हैं। एक तो आई प्रोटेक्शन बेसिकली आपकी फेस, आई और फेस इंजरी को
जो कि पॉसिबल हो सकते हैं किसी फ्लाइंग पार्टिकल से। मतलब अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसमें कोई कटिंग हो रही है मशीन्स की, ठीक है ना, या वहाँ पे कोई केमिकल्स के स्प्लैशेस वगैरह का चांस हो सकता है। मतलब अगर कोई बॉइलिंग हो रही है, कोई केमिकल बॉयल हो रहे हैं, तो उनसे स्प्लैशेस जो है ना वो मतलब आपकी एयर में जो है ना वो फैल जाते हैं और आपकी आईज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। तो इसके लिए ओशा जो है वो किस किस्म के इक्विपमेंट्स को रिकमेंड करती है जिसमें आपकी आई और फेस प्रोटेक्शन इंश्योर हो सके। वो सेफ्टी स्पेक्टिकल्स होते हैं, एक टाइप की सेफ्टी इक्विपमेंट जो आपकी आई और फेस इंजरी को इंश्योर करती है, स्पेशली आई के लिए। दीज आर द प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस विद इम्पैक्ट रेजिस्टेंस लेंसेज। इनके अंदर ऐसे स्ट्रॉन्ग लेंसेज मौजूद होते हैं कि जो आपका इम्पैक्ट बियर कर लेते हैं। मतलब कोई चीज़, मशीनरी, कोई कटिंग हो रही है, वहां से कोई पार्ट किसी मशीन का टूट के आपके, या किसी इक्विपमेंट का टूट के कहीं खुदा ना खास्ता आपके फेस की तरफ आया, तो वो रेजिस्ट कर लेते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग लेंसेज होते हैं इनके। इस तरह गॉगल्स होती हैं। These provide protection that completely covers the eyes. They provide protection from impact, dust, and splashes. Goggles should fit over your eyeglasses. एक आई ग्लासेस ये होते हैं जैसे हम नॉर्मल चश्मे पहनते हैं, मतलब आई साइड के चश्मे भी पहनते हैं या सन ग्लासेस भी पहनते हैं। ये गॉगल्स जो होती है ना, ये बेसिकली आपके पूरे आई के मतलब पार्ट को चारों साइड से कवर कर लेती है। यानी इसके अंदर स्पेस नहीं मतलब होती। लेकिन जो नॉर्मल स्पेक्टिकल्स होते हैं इनके अंदर, तो आपको पता है साइडों से हवा भी घुस जाती है, कोई चीज़ भी साइड से घुस सकती है, लेकिन गॉगल्स जो है वो कवर कर लेती हैं अपनी पूरी आईज को। इस तरह फेस शील्ड्स होती हैं। ये फेस शील्ड का सर ये कोई स्पेशल चीजें होती हैं, क्योंकि मेरा ख्याल नॉर्मल ग्लव्स या नॉर्मल इन चीजों के अंदर तो उतनी सेफ्टी नहीं होगी। जी जी बिल्कुल, ये स्पेशल ओशा के जो रिकमेंडेड आई ग्लासेस होते हैं या स्पेक्टिकल्स होते हैं या फेस शील्ड होते हैं, ये सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए स्पेसिफिक बने होते हैं। ये नॉर्मल नहीं होते, आम आई ग्लासेस नहीं होते, क्योंकि इनके लेंसेज के अंदर तो इम्पैक्ट को बर्दाश्त करने की इतनी सलाहियत नहीं होती ना। ये ओशा कहती है कि अमेरिका के अंदर एक और ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। ये जो स्पेशल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। तो ओशा कहती है कि आप उनके अप्रूव्ड जो मतलब स्टैंडर्डाइज्ड इक्विपमेंट है वो यूज करें। मतलब जब आप इक्विपमेंट परचेज करते हैं ना उस अमेरिका के अंदर, जो भी वर्क साइट का एम्प्लॉयर होता है, तो वो ये देखता है कि क्या ये ANSI अप्रूव्ड इक्विपमेंट है या नहीं है। अगर वो नहीं होगा तो वो ओशा के नॉन उसमें कंप्लायंस में आ पाएंगे। अगर इंस्पेक्शन होगी आपकी साइट की, तो अगर उन्होंने ये चेक कर लिया कि आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो कि ANSI से अप्रूव्ड होने चाहिए वो नहीं है, तो इसका मतलब है आप वायलेशन में हैं, ठीक है। तो ANSI अप्रूव्ड होने चाहिए और स्पेसिफिक उन्हीं के होने चाहिए एज फार एज प्रोटेक्शन इज कंसर्न। अगर नॉर्मल यूज के लिए है तो उसके लिए तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती ना। ये बेसिकली ये जो आपकी हाई हैजर्डियस एरियाज होती है ना आपकी मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, ऑयल एंड गैस में, जहाँ पे स्प्लैशेस, केमिकल वगैरह स्प्लैशेस हो सकते हैं, जहाँ पे कोई मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो आपको देखा होगा ना, अक्सर ये जो कंस्ट्रक्शन साइट होती हैं उनके अंदर ये जो सैंड है इस टाइप की, या मतलब है कि अगर कहीं वुड वर्क हो रहा है, अगर कहीं इवन यहाँ तक कि वेल्डिंग वर्क हो रहा होता है, अगर आप वो गॉगल जो है वो बेसिकली वेल्डिंग के दौरान में पहनी जाती है। तो वो जो वेल्डिंग के दौरान में जो उससे वेव्स निकलती हैं या उनके जो चिंगारियाँ होती हैं, वो आपकी आईज को डैमेज कर सकती हैं। तो उनकी से सेफ्टी के लिए ये डिफरेंट टाइप्स के जो आई को और फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके इक्विपमेंट्स हैं, जिनमें सेफ्टी स्पेक्टिकल्स हैं, गॉगल्स हैं, फेस शील्ड जैसे आपने कोरोना में अक्सर देखा होगा, जब कोरोना का टाइम पे आपने अगर उन चीज़ों को मॉनिटर किया कि लोग जो है ना वो अपने फेस के ऊपर एक पूरी शील्ड लगा लेते थे कि ताकि वो अगर वो खांसते हैं तो उसका जो वायरस है वो कहीं स्प्रेड ना हो जाए, दूसरे को ना लग जाए। तो फेस शील्ड भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और अक्सर आपने ये वेल्डिंग वाले लोगों को देखा होगा कि चेहरे को वो एक शील्ड से प्रोटेक्ट करते हैं ताकि
किसी किस्म की जो मतलब है कि वेल्डिंग के दौरान में कोई इस तरह की हेजार्डियस इग्निशन है उनको डैमेज ना कर सके। इसी तरह हेड प्रोटेक्शंस हैं, डिफरेंट किस्म की हेड प्रोटेक्शन जो है वो यूज़ होती है। और ओशा कहती है कि हेड प्रोटेक्शन का बेसिकली मकसद क्या होता है, ये कैसे प्रोटेक्ट करती है आपको, ये हेड इंजरीज को बचाती है, किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट सस्टेन कर लेती है, पेनिट्रेशन को रोक लेती है, इलेक्ट्रिक शॉक को रोकता है ये, और बर्न्स वगैरह को रोकता है आपका हेलमेट। ठीक है ना, इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है। जो ANSI अप्रूव्ड मतलब है कि हेलमेट्स होते हैं, इम्पैक्ट क्या होता है कि अगर फर्ज करें चलते चलते आप किसी चीज से टकरा गए हैं, और आपका हेड जो है वो किसी साथ कोई मतलब ब्लॉक पड़ा है या कोई रॉड है या कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो आपके सर पे लग गया है, जोर से लग गया है, तो वो उसका इम्पैक्ट जो है सस्टेन कर लेते हैं ये हेलमेट, वो आपके हेड की इंजरी तक को बचा लेते हैं। इसी तरह अगर कोई वर्किंग के दौरान में कोई मेटल का पार्ट अगर कहीं ब्रेक होके आपकी तरफ आया है, आपकी हेड की तरफ, तो वो पेनिट्रेशन बर्दाश्त कर लेते हैं। मतलब वो मतलब आपके हेड में वो पार्ट, आपको पता है ना कि जब कोई जो जैसे मेटल्स वगैरह होती हैं, जब इनकी कटिंग वगैरह हो रही होती है तो उनके पार्ट्स अक्सर टूटते हैं छोटे छोटे, और इतनी स्पीड से वो फैलते हैं दाएं बाएं कि ऐसे लगता है कि जैसे गोली की तरह लगते हैं, और वो बड़े डेंजरस होते हैं। तो वो आपकी हेड की इंजरीज को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ये जो ANSI अप्रूव्ड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं ओशा के तरफ से। वो आपकी बर्न्स वगैरह को, इलेक्ट्रिकल शॉक वगैरह को, खासकर आपने देखा होगा ये जो वापडा के लोग हैं, पावर सेक्टर के लोग हैं, ये डिफरेंट किस्म की हेड प्रोटेक्शन यूज करते हैं जिसमें हार्ड हेड्स होते हैं, बम्प हेड्स होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपकी हेड इंजरी जो कि बड़ी डेंजरस इंजरी होती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं। तो इसमें भी ANSI जो है वो उन्हीं के अप्रूव्ड मतलब है कि हेलमेट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इनके हेलमेट्स की डिफरेंट क्लासेस होती हैं, हेड्स की, क्लास A, क्लास B, क्लास C, और ये ANSI से अप्रूव्ड होने चाहिए। और एक होते हैं बम्प हेड्स। बम्प हेड्स क्या होते हैं कि जो नॉर्मल मतलब है कि आप जो छोटा मोटा इम्पैक्ट है किसी चीज़ का उसको सस्टेन करने के लिए बम्प हेड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए उनका ANSI से अप्रूव होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन बाकी जो हार्ड हेड्स होते हैं जितनी भी किस्म के, उनकी कलरिंग डिफरेंट होती है, उसके लिए मतलब है कि डिफरेंट जो रैंक्स होते हैं वो डिफरेंट के मतलब इंजीनियर के जो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर का जो कलर होगा वो डिफरेंट होगा, इसी तरह मैनेजर का कलर डिफरेंट होगा। तो वो मतलब इक्विपमेंट बेसिकली यहाँ पे आपको ब्रीफ करने का मकसद ये है कि एक तो ये हार्ड हेड्स किस तरह प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करते हैं हेड इंजरी को, और दूसरा ये कितनी किस्म के होते हैं, और तीसरा ये कौन से स्टैंडर्ड के अप्रूव्ड होने चाहिए। ओशा ओशा की अपनी जो अपना स्टैंडर्ड हार्ड हैट से रिलेटेड नहीं है। ओशा रेफर करती है ANSI स्टैंडर्ड को। बाकी इक्विपमेंट में ओशा के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन हार्ड हैट से रिलेटेड स्पेशली वो कहती है कि आप ANSI के जो अप्रूव्ड हार्ड हैट्स हैं उनका यूज करें। इसी तरह लेग एंड फुट प्रोटेक्शन जो है वो किस तरह इंश्योर की जाती है, और ये मतलब कैसे आपको प्रोटेक्ट करती है, किस किस्म के हैजर्ड से आपको प्रोटेक्शन देती है। जैसे कोई फॉलिंग और रोलिंग ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है, अगर कोई चीज़ गिर रही है या रोल होके आपकी तरफ आ गई है, वो आपकी टांगों को नुकसान कर सकती है, क्रश कर सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है, ठीक है ना। या कोई हॉट किस्म के सब्सटेंसेस हैं या क्रोसिव और पॉइजनस किस्म का मटेरियल है, वो आपकी लेग्स को, आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए जो लेग और फुट की प्रोटेक्शन है उसकी सेफ्टी भी ज़रूरी है, खासकर उन एरियाज में, उन वर्क साइट्स के ऊपर जहाँ पे इस किस्म के हैजर्ड्स मौजूद होते हैं। जैसे कोई ड्रम रोल कर रहे हैं, कोई मतलब है कि इस तरह रूलर्स फिर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे अक्सर आपने देखा होगा बुलडोजर रूलर्स वगैरह। उसमें तो खुदा ना खास्ता आप देखें ना कि अगर वहाँ पे सेफ्टी को इंश्योर ना किया जाए तो जो रूलर्स फिर रहे होते हैं वहाँ पे इस तरह, और आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर बड़े अजीब अजीब किस्म के इक्विपमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े रूलर्स होते हैं, वो आपकी पूरी टांगों को जो है ना वो काट के रख देते हैं। पाँव के ऊपर गिर जाए खुदा रास्ता कोई चीज़ तो
पाँव को भी बड़ी सीवियर इंजरीज होती हैं। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए भी ओशा ने डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट्स जो हैं वो रिकमेंड किए हुए हैं। जैसे लेगिंग्स हैं। लेगिंग्स क्या होती है? दीज प्रोटेक्ट द लोअर लेग्स एंड फीट फ्रॉम दैट हीट हैजर्ड सच एज मोल्टन मेटल्स और वेल्डिंग स्पार्क्स वगैरह। ठीक है ना? ये लेगिंग्स अक्सर आपने देखी होगी, जिसको लॉन्ग शूज नहीं कहते, मतलब जो काफी आपके घुटने तक आए होती हैं, इनको लेगिंग्स कहती हैं। कंप्लीट फुट होता है, नीचे शूज भी होते हैं, ऊपर उसकी कंप्लीट प्रोटेक्शन होती है। जैसे ये फौजी पहनते हैं डीएमएस, मतलब एक लॉन्ग शूज जो पहनते हैं, इनको लेगिंग्स कहते हैं। ठीक है ना? इस तरह मतलब टो गार्ड्स होती हैं आपकी फुट प्रोटेक्शन के लिए। इसी तरह शिन गार्ड्स होती हैं, जैसे ये क्रिकेटर्स वगैरह होते हैं जो शिन को अपनी मतलब है कि प्रोटेक्ट करने के लिए पहनते हैं। इसी तरह सेफ्टी शूज होते हैं, जिनके ऊपर स्पेशल जो है ना वो मतलब मटेरियल से बने हुए होते हैं। और अगर खुदा रास्ता कोई स्लिपरी सरफेस हो, आइस और स्नो का टाइप की सिचुएशन हो, वॉकिंग वर्किंग सर्फेसिस का कोई हैजर्ड हो, तो उससे भी आपकी प्रोटेक्शन को वो इंश्योर करते हैं सेफ्टी शूज। ठीक है जी। हैंड एंड आर्म प्रोटेक्शन के लिए भी ओशा के स्पेसिफिक जो है स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। हैंड एंड आर्म प्रोटेक्शन के लिए आप किस किस्म के मतलब है कि यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ग्लव्स वगैरह का यूज़ करते हैं आप। और जिस किस्म का वो सब्सटेंस होगा जिनकी प्रोटेक्शन के लिए आपने वो ग्लव्स यूज़ करने हैं, उस स्पेसिफिक हैजर्ड्स के रिलेटेड स्पेसिफिक ग्लव्स यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप मतलब है कि जो एक हॉट सरफेस है उसको आपने डील करना है और आप इस तरह का ग्लव पहन लें जो कि उसमें मेल्ट हो जाता है उस हॉट सरफेस के, तो वो तो वायलेशन हो जाएगी और इंजरी हो जाएगी, रिस्क बन जाएगा। ठीक है ना? तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसी तरह हेयरिंग प्रोटेक्शन के लिए ओशा के स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। बेसिकली ये आपकी जो हेयरिंग है, इसका भी बड़ा रिस्क का लेवल हाई होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मिसाल के तौर पे जब आपकी मशीन्स चल रही होती हैं, जिनसे आप कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी कर रहे होते हैं, कोई मतलब है कि आप वहाँ पे किसी किस्म की कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई नई चीज़ तैयार कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो ये आपने देखा होगा अक्सर जो एरोप्लेन्स होते हैं, ये एयरप्लेन्स होते हैं, पैसेंजर प्लेन, उनके सामने जो गाइड होता है जो उनको डायरेक्शन दे रहा होता है, उसने हमेशा वो हेड प्रोटेक्शन पहनी होती है, अब ये ईयर प्रोटेक्शन पहनी होती है। जिस तरह ये आपके ईयर ईयर मतलब है कि ईयर मफ्स वगैरह होते हैं, मतलब आप ये जो मतलब यूज़ करते हैं अपनी म्यूजिकल एक्टिविटी के लिए भी, मतलब आपके जो कानों में मतलब आप पहनते हैं मफ्स वगैरह, ये ईयर प्लग्स वगैरह भी होते हैं, जो जिस तरह आपके ये जो आईफोन के ईयर पैड्स होते हैं, ईयरबड्स वगैरह होते हैं, इस तरह के स्पेसिफिक मतलब ओशा अप्रूव्ड स्टैंडर्डाइज्ड इक्विपमेंट मौजूद होते हैं, जो कि डिपेंडिंग अपॉन दी सिविरिटी ऑफ द नॉइज हैजर्ड। अब नॉइज हैजर्ड इटसेल्फ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक बहुत बड़ा जो है ना हैजर्ड होता है। और ऐसा नहीं है कि आप इन इक्विपमेंट को सिर्फ आपने एक कार्रवाई पूरी करनी है और आप किसी भी सिचुएशन में किसी भी किस्म का इक्विपमेंट पहन के आप उससे प्रोटेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। नो, उषा कहती है कि सबसे पहले आप उसकी आइडेंटिफिकेशन करें, उसकी असेसमेंट करें, उसका लेवल डिटरमाइन करें कि किस लेवल पे है ये नॉइस, और फिर उस लेवल के मुताबिक आप इक्विपमेंट यूज करें। ठीक है ना? उसके लिए ईयर प्लग्स हैं, ईयर मफ्स हैं, मोल्डेड ईयर प्लग्स हैं। अब इन जो ये ये ईयर प्रोटेक्शन होती हैं, डिफरेंट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है। तो इसलिए इनका आपको पता होना चाहिए कि लेवल्स ऑफ रिस्क किस किस्म का है, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए कौन सा स्पेसिफिक इक्विपमेंट है जिसको आपने यूज करना है। इसी तरह जो बॉडी प्रोटेक्शन है आपकी, ये बेसिकली आपको मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो बॉडीली इंजरीज होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है। मसलन कट से बचाती है, रेडिएशन वगैरह। आपने देखा होगा कि ये हॉस्पिटल्स के अंदर जो एक्सरे टेक्नीशियंस होते हैं, ये रेडिएशन से अपने आप को सेव करने के लिए स्पेशल जो है ना स्क्रीन्स का यूज़ करते हैं, मतलब बॉडी प्रोटेक्शन के लिए ये बॉडी के ऊपर एक ओवरऑल पहनते हैं
या इसी तरह एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाने के लिए आपको बॉडी प्रोटेक्शन के सूट्स पहनने पड़ते हैं। हॉट स्प्लैशेस हैं केमिकल्स वगैरह के। इम्पैक्ट फ्रॉम टूल्स, मतलब बाज़ का ऐसे होते हैं कि अगर आप किसी ऐसी वर्क साइट के ऊपर काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूल्स का यूज़ हो रहा है, तो वो बाज़ का टूल्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं काम करते करते। या अगर हाइट पे काम हो रहा है तो वो टूल्स जो है वो ऊपर से गिर जाते हैं अचानक, और नीचे अगर कोई वर्कर काम कर रहा है और अगर वो अनसेफ कंडीशन में वहां पे काम कर रहा है तो बड़ी सीरियस इंजरी हो सकती है, ठीक है ना। इसी तरह मशीनरी और मटेरियल से सेफ्टी के लिए आपको बॉडी प्रोटेक्शन पहननी पड़ती है, और डिफरेंट किस्म के जो केमिकल्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी। इसमें जो आपकी बॉडी प्रोटेक्शन है इसमें आपके लेबॉर्ट्री कोट्स हैं, कवरऑल्स हैं, वेस्ट्स हैं, जैकेट्स हैं, एप्रन्स हैं, सर्जिकल गाउन्स और फुल बॉडी सूट्स वगैरह आपके आ जाते हैं, जो कि फुल बॉडी के लिए आपको मतलब है कि यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट किस्म के मटेरियल से बने होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं, रबर के भी होते हैं, कॉटन के भी होते हैं, लेदर के भी होते हैं, पेपर लाइक फाइबर के भी होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि जिस किस्म का आपका हैजर्ड होगा। देखिए अगेन ये इन सारे इक्विपमेंट को बताने का मकसद ये है कि तमाम इक्विपमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज और सिचुएशंस के अंदर यूज होते हैं, ठीक है ना। आप मतलब है कि एक सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि हैजर्ड किस नोयत का है। वो केमिकल से रिलेटेड कोई हैजर्ड है, कोई फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है, कोई मशीनरी से रिलेटेड है, या कोई हियरिंग लॉस कॉज करने वाला कोई हैजर्ड है, या कोई मतलब एक इलेक्ट्रिकल हैजर्ड है, या मतलब कोई और रेडिएशन वगैरह का वहाँ पे फैक्टर है। तो सबसे पहले तो बीइंग प्रोफेशनल आप इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि एक्चुअल हैजर्ड है क्या, फिर उसकी असेसमेंट करेंगे, एंड देन यू डिसाइड कि विच टाइप ऑफ दैट इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर कन्फाइंड स्पेस पे जाना है तो ब्रीदिंग ऑपरेटर्स पहनना है आपने लाजमी। अगर आपने किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे वर्क एट हाइट बहुत बड़ी मिकदार में हो रहे हैं, वहाँ पे हार्ड हैट्स आपने लाजमी पहनने हैं। अगर आपने कहीं पे मतलब वेल्डिंग वर्क्स के अंदर इन्वॉल्व है आपके वर्कर, तो आपने उनको मतलब फेस शील्ड्स और गॉगल्स वगैरह का इस्तेमाल लाजमी करवाना है, ठीक है ना। बिफोर स्टार्ट ऑफ द वर्क यू इंश्योर बीइंग द सुपरवाइजर इन चार्ज ऑफ दैट साइट के दे शुड। इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रिकल वर्कर्स हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे मतलब उनको स्पेशल इंसुलेटेड ग्लव्स जो है वो पहनना चाहिए। और इसके अलावा वो वहाँ पे जो एक्सेस इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, मसलन लैडर्स वगैरह का यूज़ करते हैं, तो वो इंसुलेटेड होना चाहिए, ना कि कंडक्टर हो के वो खुदा नाश्ता करंट ही उनको लग जाए। और करंट का आपको पता है इम्पैक्ट कितना डेंजरस होता है। तो इसी तरह रेस्पिरेटर्स जो हैं, ये डिफरेंट किस्म के रेस्पिरेटर्स होते हैं। मतलब पार्टिकुलेट रेस्पिरेटर होते हैं, दीज फिल्टर आउट एयरबोर्न पार्टिकल्स। मतलब आपकी हवा के अंदर कोई इस किस्म के डेंजरस पार्टिकल्स हैं तो उनकी फिल्ट्रेशन के लिए ये पार्टिकुलेट रेस्पिरेटर्स यूज होते हैं। इसके अलावा एयर प्योरीफाइंग रेस्पिरेटर्स विद कार्ट्रिज कैंस्टर्स होते हैं। मतलब अगर आपकी हवा जो है वो हेजडियस है, मतलब आपकी हवा में ऑक्सीजन के अलावा बाकी और भी मतलब है कि वहाँ पे गैसेस का मौजूदगी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इस टाइप दूसरी गैसेस का इम्कान है वहाँ पे, तो फिर उस हवा को प्योरीफाई करने के लिए भी रेस्पिरेटर जो है वो कार्ट्रिज के साथ मौजूद होते हैं, जो अवेलेबल होते हैं। आप उनका यूज़ करते हैं, ना सिर्फ करवाते हैं बल्कि अपने तमाम वर्कर्स को। इसी तरह ये जो एटमॉस्फेरिक सप्लाइंग रेस्पिरेटर्स होते हैं, मतलब अगर कंफाइंड स्पेस के अंदर अगर आपने जाना है और वहाँ पे जाके आपने अपने आप या अपने वर्कर्स ने काम करना है, तो उनको प्रॉपर सिलेंडर्स वाले, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स वाले, जिनको स्काबा हम कहते हैं, मतलब है कि ब्रीदिंग ऑपरेटर्स होते हैं, ये कंप्लीट ब्रीदिंग ऑपरेटर्स होता है, ठीक है ना। सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग ऑपरेटर्स इसको कहते हैं, ठीक है। वो उसका यूज़ करवाना है आपने अपने वर्कर्स को, ठीक है। तो अगर आपको एज ए एम्प्लॉयर के तौर पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असेस करना है, या स्पेसिफिक जो स्टैंडर्ड है ओशा का उसके बारे में जानना है, तो आप जनरल इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड है उसके ऊपर जाएं, और 1910 सब पार्ट आई जो है स्पेसिफिक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए है, वो उसको आप रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो एम्प्लॉयर का क्या काम है जी, कि एम्प्लॉयर एक तो जब भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट
से यूज़ करवाने से पहले रिस्क असेसमेंट लाजमी करवाता है। फिर वो आइडेंटिफाई करता है कि किस काम के लिए किस किस्म का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, वही अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट वो प्रोवाइड करेगा अपनी वर्कफोर्स को। इसके अलावा इक्विपमेंट की मेंटेनेंस भी तो ज़रूरी है। उनकी रिप्लेसमेंट वगैरह अगर की ज़रूरत पड़ गई है, वॉन वॉन हो गया है, डैमेज वगैरह हो गया है, तो उनकी मेंटेनेंस को इंश्योर करना भी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये चीज़ आती है। उनको प्रोवाइड करना भी, उनकी मेंटेनेंस को भी इंश्योर करना। और मेंटेनेंस में वर्कर्स का भी रोल होता है कि वो अपने मतलब मैक्सिमम कोशिश करें कि अपने इक्विपमेंट को प्रॉपर स्टोर करें, और अगर कहीं वियर टियर हुई है तो अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करें। इसके अलावा एक एक प्रॉपर इफेक्टिव पीपीई प्रोग्राम। अब ये देखें, पीपीई प्रोग्राम जो है ये भी प्रैक्टिकल एक्टिविटी का आपका पार्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी आपने फोकस रखना है। इनमें से कुछ कोई भी टॉपिक आपके लिए असाइनमेंट के लिए आ सकता है। इमरजेंसी एक्शन प्लान हो गया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोग्राम। क्या वो प्रोग्राम होता है जी? एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि जिसमें सबसे पहले जो आपकी रिस्क असेसमेंट होती है उसके अंदर जो भी जो असेसर होते हैं उन्हें प्रपोज किए होते हैं किस किस्म के पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगर मसलन कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे हेलमेट्स यूज़ होने हैं। अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी, जिस तरह मतलब कोई केमिकल से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है, तो वहाँ पे केमिकल की स्प्लैशी से बचने के लिए, आई इंजरी से बचने के लिए कोई आई ग्लासेस, सेफ्टी वियर्स वगैरह यूज़ करने हैं आपने, तो वो इन सारे प्रोवाइड करना आपके एम्प्लॉयर का काम है। इसी तरह इनको इनकी वियरिंग के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना भी एम्प्लॉयर का काम है, कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने वर्कर्स को इनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करे ताकि वो प्रॉपर तरीके से इसको यूज़ कर सकें। So, gentlemen, this is up for today. पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने ब्रीफ कर दिया। इंशाल्लाह इसके नोट्स भी आपको एलएमएस में मिल जाएंगे, और आप इस रिकॉर्डिंग को भी रिव्यू कर सकते हैं। तो थोड़ी सी एफर्ट आप इनपुट करेंगे इसको, नोट्स को जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो और चीज़ें आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होंगी। फिर भी कोई अगर क्यूरी हो आपकी, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको प्रॉब्लम कर रही हो, तो मैं हाजिर हूँ। मैं इंशाल्लाह आपको उसको क्लैरिफाई कर दूंगा, चाहे नेक्स्ट क्लास में कर दूँ या व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस तरह भी आपको इजी लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो जेंटलमैन, एनी क्वेश्चन? अभी हम इसको मेरा ख्याल है लास्ट पे, यस, क्वेश्चन आंसर का आ गया है, स्लाइड आ गई है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक आप में से? अभी मेरे साथ कौन कौन मौजूद है जी, देखते हैं। अली हैदर हैं, हैदर अली हैं, मोहम्मद अरसलान हैं, मुजम्मिल हैं, अवैस सिद्दीकी हैं। जेंटलमैन, anyone out of you can ask any question if you think that some point need more clarification from my side. सो थोड़े लेंथी टॉपिक्स हैं, बट ये है कि ये जाहिर है हमारे सिलेबस में है, तो इसको हमने कवर करना है। तो यहाँ पे ब्रीफ करने का मकसद ये है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए चीज़ की, और फिर जब आप इसको रीड करेंगे अपने नोट्स को, तो इंशाल्लाह वो और ज़्यादा आपकी लर्निंग जो है इन्हेंस हो जाएगी। और ऑब्वियसली जब आप अपने आप को असेस करेंगे थ्रू योर क्विज, तो वो फिर जो रही सही कसर है वो भी निकल जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल और बेहतर हो जाएगा। जी जेंटलमैन, अच्छा जी, मैसेज आपका रिसीव होया किसका जी? ऑल क्लियर है सर। अच्छा, हैदर अली की तरफ से ऑल क्लियर है जी। और कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन किसी का है तो काइंडली। नो सर, नो सर, नो सर। चलिए ठीक है। सो जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड योर टाइम। इंशाल्लाह कल मिलेंगे इसी टाइम पे 9 बजे, और नए टॉपिक्स के साथ। कल हमारे 3 टॉपिक्स और होंगे इंशाल्लाह। और आज का भी सारा मटेरियल आपको एलएमएस में अवेलेबल हो जाएगा, इसको गो थ्रू कीजिएगा और इसमें चीज़ें लर्न करें, सीखें। यही टाइम होता है, इसमें थोड़ा सा आप अपने आप को फोकस्ड कर लेना, तो फिर फॉर लाइफ ये चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग में रहेंगी, ठीक है। सो गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, एंड इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, ओके सर। अल्लाह हाफिज़।